नमस्ते बच्चों, मैं करमजीत राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय संग्रिया से कक्षा 10 विषय विज्ञान और इसके अंदर अपने चौथा जो पाठ है कार्बन तथा उसके यौगिक, इसका जो एक भाग है वो अपने कर चुके हैं। तो दूसरा भाग है वो शुरू करते हैं। पहले भाग में अपने कार्बन के बारे में पढ़ा, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, चार इसकी आकृति कैसी होती है, चतुष्फलकीय है। फिर अपने सेम जो परमाणु सहसंयोजी आबंध कि वो किस प्रकार बंध का निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन का क्लोरीन के साथ, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ, कब एकल बंध बनता है, कब द्विबंध बनता है, इन सब चीज़ों के बारे में अपने पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आगे का भाग है जो अपने शुरू करते हैं। इसमें अपने पढ़ते हैं कार्बन के अपर रूप कि किसी तत्व के वे भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं जबकि भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं कि किसी भी एक ही तत्व के अलग अलग जो परमाणु अणु लेते हैं, उनके जो भौतिक गुणधर्म हैं वो तो अलग अलग हों, लेकिन जो रासायनिक गुणधर्म हैं वो समान होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं। तो अपने ये कार्बन का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें कार्बन के अपने अपर रूप पढ़ेंगे। सबसे पहला है हीरा। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु के चार अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होकर एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। कार्बन की संरचना भी कैसी थी? चतुष्फलकीय थी। तो इसमें हीरे में भी एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का ही निर्माण होता है। यह कार्बन का अति शुद्ध रूप है, बहुत ही शुद्ध रूप है ये कार्बन का। यह विद्युत का कुचालक होता है और शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च ताप व दाब पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। हीरे को संश्लेषित कब किया जा सकता है? बहुत ही उच्च दाब और ताप पर। और यह कार्बन का अति शुद्ध रूप है और यह विद्युत का कैसा है? कुचालक है। इसकी संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है और एक दृढ़ आकृति का हीरा होता है। इसके बाद अपने पढ़ते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है। ग्रेफाइट चिकना होता है, फिसलनशील पदार्थ होता है, यह चमकीला पदार्थ होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा तो विद्युत का कैसा था? कुचालक था। ग्रेफाइट कैसा है? सुचालक है। यह चमकीला है। हीरा कैसे था? दृढ़ था। और यह काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है और ये चिकना व फिसलनशील भी होता है। ग्रेफाइट चिकना भी होता है, फिसलनशील भी होता है और सुचालक भी है और ये चमकीला भी है। ग्रेफाइट की ये विशेषताएं हैं। इसके बाद अपने पढ़ते हैं फुलरिन के बारे में। फुलरिन की जो संरचना होती है वो फुटबॉल की तरह होती है। अमेरिका के जो प्रसिद्ध वास्तुकार थे बंकमिंस्टर फुलर के नाम पर ही इनका जो नाम पड़ा था। फुलरिन किनके नाम पर पड़ा था? वास्तुकार थे अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के। क्या नाम था? बंकमिंस्टर फुलर। उसके नाम पर ही फुलरिन का नाम पड़ा था। इसकी संरचना कैसी होती है? फुटबॉल की तरह होती है। फुलरिन गोल गुंबद के समान होता है। C60 सर्वाधिक स्थायी फुलरिन है जिसे बंकमिंस्टर फुलरिन भी कहते हैं। C60 ये सबसे स्थायी फुलरिन है और इसका अन्य नाम क्या है? बंकमिंस्टर फुलरिन भी है, अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार के नाम पर। इसके बाद अपने पढ़ते हैं संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं संतृप्त यौगिक में कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े हुए जो कार्बन यौगिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। जिनके बीच में एकल बंध होता है वे क्या कहलाते हैं? संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। असंतृप्त द्विबंध और त्रिबंध वाले, एकल बंध को छोड़ के उनके बीच में यदि द्विबंध है या त्रिबंध है तो ऐसों को क्या कहते हैं? असंतृप्त यौगिक कहते हैं। संतृप्त किनको कहते हैं? जिनके कार्बन के परमाणुओं के बीच में एकल बंध होता है वो तो क्या कहलाते हैं? संतृप्त कहलाते हैं। और जिनमें कार्बन के परमाणुओं के बीच में द्विबंध या त्रिबंध होता है तो वो क्या कहलाते हैं? असंतृप्त कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोकार्बन, नाम से स्पष्ट है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन, मतलब कार्बन व हाइड्रोजन से जो बने हुए यौगिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जिनके बीच में या तो कार्बन हो या क्या हो? हाइड्रोजन हो। CH4, C2H6, C2H4, C2H2 ये सारे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। नाम से ही परिभाषा निकल रही है कि जिन यौगिकों में कार्बन तथा हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं वे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। IUPAC पद्धति, IUPAC का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन पर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री।
अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध और अनप्रयुक्त रासायनिक संघ, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में इसका नाम लिखा गया है। IUPAC की फुल फॉर्म आपको याद करनी है कि इंटरनेशनल यूनियन पर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध और अनुप्रयुक्त रासायनिक संघ। आपके अब जो नामकरण है IUPAC पद्धति के अंतर्गत वो इसमें आगे अब शुरू होगा। तो सबसे पहले IUPAC पद्धति के बारे में पढ़ते हैं, इसके नियमों के बारे में पढ़ते हैं। इस पद्धति के अनुसार सभी कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण है वो किया जा सकता है और इस पद्धति के अनुसार कुछ सरल कार्बनिक यौगिक जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का नामकरण निम्नानुसार किया जाता है। IUPAC पद्धति के कुछ नियम हैं, उन्हीं नियमों के अनुसार ही अपने इसमें नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उसका पूर्व लगन लिखा जाता है कि उसमें कितने कार्बन परमाणु हैं। सबसे पहले ये देखा जाता है जो उनका पूर्व लगन लगता है वो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर लगता है। कितने कार्बन होने पर क्या लगता है वो अभी आपको आगे बताया जाएगा, लेकिन समझने की बात यह है कि जितने कार्बन परमाणु हैं पहले उनकी संख्या गिनी जाती है, उसी के आधार पर अपने पूर्व लगन का यूज़ करते हैं। अणु में उपस्थित बंध के आधार पर उसमें बंध देखा जाता है कि सभी में यदि एकल बंध है तो एकल बंध वाला अणुलगन लगेगा, द्विबंध है तो द्विबंध वाला अणुलगन लगेगा, त्रिबंध है तो त्रिबंध वाला अणुलगन लगेगा। मतलब पूर्व लगन कार्बन परमाणु की संख्या के जितनी है उसके आधार पर लगता है और अणुलगन जो बंध है उसके आधार पर लगता है। इसके बाद पूर्व लगन और अणुलगन को जोड़कर हाइड्रोकार्बन का जो पूरा नाम लिखा जाता है। अणुलगन और पूर्व लगन दोनों को जोड़ के ही हाइड्रोकार्बन का जो नाम है वो पूरा होता है। पूर्व लगन का निर्धारण अब कैसे किया जाता है? 1 है कार्बन परमाणु तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ओक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। ये आप 2-3 बार इस सारणी को पढ़ोगे तो आपको जो पूर्व लगन है याद हो जाएंगे कि 1 कार्बन परमाणु है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ओक्ट, 9 नॉन और 10 डेक। 2-3 बार ही सारणी को पढ़ोगे तो आपको ये नाम याद हो जाएंगे। याद होने के बाद ही आप नामकरण कर सकते हो। और अणुलगन के लिए एकल बंध है तो अणुलगन क्या लगेगा? एन। द्विबंध है तो क्या लगेगा? इन। और त्रिबंध है तो क्या लगेगा? आइन। एकल बंध है तो एन, द्विबंध है तो इन, त्रिबंध है तो आइन। ये अणुलगन व पूर्वलगन है और इससे आगे की वीडियो में कैसे नामकरण किया जाता है वो अपने पढ़ेंगे। धन्यवाद।